Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. तो काफी लंबे ब्रेक के बाद हम लोग मिल रहे हैं. तो हमने लास्ट क्लास में SN1, SN2 पे काफी डिस्कशन किया. तो आज के क्लास में हम लोग will revise few topics based on SN1 and SN2 and then we will move ahead. Okay? So students, we'll start with solving few questions. So the very first question is C2H5 C2H5Br, you react it with KCl in acetone and the rate is found to be K1, and in the second question or in the second reaction you have C2H5Br, again you are reacting with KCl, but here you are taking crown ether and rate over here is K2. So you have to compare K1 and K2, है ना? तो ये एक नया कंसेप्ट है. यहां आपको ये बताना है कि एसीटोन के जगह अगर हमने क्राउन ईथर लिया है, सो व्हाट विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं आप इसको. ये सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्राउन ईथर क्या होता है. व्हाट इज दिस क्राउन ईथर? So basically I will say over here K2 is much greater than K1. In fact students, आपको अगर पता होगा KCN में K प्लस प्लस CN माइनस, जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो काफी कम है ना. ये उतनी अच्छी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है. So dissociation constant of this alpha of this reaction is very less. तो इसलिए rate of reaction जो होगा वो काफी कम होगा. SN2, rate of SN2 depends on what? Rate of SN2 depends on concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. तो अगर हमारा nucleophile over here is CN minus, अगर CN minus का concentration कम है तो rate of reaction भी slow होगा. अब एसीटोन के जगह आपने क्राउन ईथर डाला है तो ऐसे केस में रेट बिकम सुपर फास्ट. सो व्हाट आई विल से, व्हेन वी यूज क्राउन ईथर, रेट ऑफ SN2 increases ड्रास्टिकली और एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई. इनफैक्ट यहां जो रेट होगा आई विल से इट विल बी सुपर फास्ट. जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होने वाला है. अब ऐसा क्यों होने वाला है इस बात को समझते हैं. अब सबसे पहले ये बात को समझने के लिए यू हैव टू नो व्हाट इज क्राउन ईथर, है ना. व्हाट इज क्राउन ईथर? तो स्टूडेंट क्राउन ईथर क्या होता है, सबसे पहले इस बात को मैं आपको यहां बताता हूं और वो किस तरह से रेट को बढ़ाता है. क्राउन ईथर क्या होता है? तो बेसिकली क्राउन ईथर की अगर आप बात करो, मैं यहां क्राउन ईथर का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. This is an example of crown ether. Example of crown ether. Crown ether का ये example है. तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर ये क्राउन ईथर, तो क्राउन ईथर बेसिकली इज अ साइक्लिक ईथर
जहां पर मल्टीपल ऑक्सीजन आपको दिखेंगे। ईथर आर बेसिकली OR1 R2। अब साइक्लिक ईथर जहां पर मल्टीपल ऑक्सीजन हो उसे हम लोग क्राउन ईथर के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? अब नाउ बात समझो कि क्राउन ईथर में देयर इज अ कैविटी। अब दिस हैव डेल माइनस, 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 दिस हैव डेल माइनस। ये सारे क्या है? CH2 ग्रुप्स हैं। ये क्या है? सारे CH2 ग्रुप है। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर एक कैविटी है जो कि K प्लस को होल्ड करके रख लेगा। अब जैसे ही K प्लस KCN को आप ऐड करेंगे क्राउन ईथर पे, तो ये क्राउन ईथर क्या करेगा? इट विल ट्रैप K प्लस एंड Cn माइनस जो होगा वो फ्री हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप क्राउन ईथर यूज करेंगे, KCN का डिसोसिएशन जो है वो उतना फास्ट हो जाएगा। और जैसे Cn माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में जैसे इंक्रीज होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो क्या अभी देखिए, ये जैसे क्राउन ईथर, दिस क्राउन ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस क्राउन ईथर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस क्राउन ईथर। क्लियर है? तो पहले ये बात को समझते हैं कि हाउ टू नेम इट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ दिस इज, अब कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं आप देखो। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन यूनिट देख लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कार्बन और 6 ऑक्सीजन। सो इट विल बी कॉल्ड एज 18 क्राउन 6। 18 indicate number of carbon and oxygen atom and this indicate number of oxygen atom. So this is 18 crown 6 ether, है ना? अब now try to understand one thing कि क्राउन ईथर के अलग अलग साइज होंगे। अभी जैसे एक और मैं बता देता हूं आपको, दिस इज अनदर क्राउन ईथर। अब जैसे जैसे साइज चेंज होगा, द साइज ऑफ द कैविटी विल चेंज। डेफिनेटली ये जो यहां जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी वो कम होता जाएगा। पहले पोटेशियम हो रहा था तो शायद अभी सोडियम कर पाएगा। स्मॉलर साइज ऑफ एटम को या आयन कटायन को वो ट्रैप करके रख सकता है और बाकी एनायन को फ्री कर सकता है। तो इसका नाम कैसे होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 क्राउन 5। क्लियर है? सो क्राउन ईथर, व्हाट क्राउन ईथर डज, क्राउन ईथर करता क्या है? क्राउन ईथर की कैविटी में वो बेसिकली मेटल कटायन को इंट्रैप करके रखता है और एनायनिक पार्ट को फ्री करता है। और जब एनायनिक पार्ट फ्री हो जाता है, रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस, है ना? तो इफ समवेयर इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यू कैन यूज क्राउन ईथर। क्लियर है? तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब थोड़े कुछ और डिस्कशन करते हैं। डन? लिख लिया? चलिए, तो ये एक कंसेप्ट था जहां क्राउन ईथर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 ड्रास्टिकली। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज स्टूडेंट्स आपको थोड़ा माइक प्रॉब्लम के कारण शायद डिस्टर्बेंस कहीं मिले। ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट okay students, so here you have two more questions. What you have to do is you solve this question number 1 and question number 2. चलिए please try it out, try कीजिए। तो Na plus I minus and you have taken it in acetone, तो क्या होगा?
I माइनस विल सब्सटीट्यूट क्लोरीन. अब ये जो रिएक्शन होगा दैट विल बी SN2 रिएक्शन. तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट व्हाट आई विल से, द स्ट्रक्चर आई विल गेट विल बी दिस. ये सबसे पहले मिलेगा. तो ये प्रोडक्ट आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअली स्टूडेंट द फाइनल प्रोडक्ट ओवर हियर इज दिस वन. बेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट. अब बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया सर? तो रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए. जब कभी आपको दो एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडीन मिल जाए, बड़े बड़े ग्रुप मिल जाए, तो आप ये समझ लेना दे विल बिकम हाईली अनस्टेबल, और इस जगह पे दे विल लीव इन द फॉर्म ऑफ I2 और आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर है? ये बात ध्यान में रखिए. जब कभी आपको दो एडजेसेंट कार्बन पे दो बड़े बड़े आयोडीन ग्रुप रहेंगे, दे विल बी हाईली अनस्टेबल एंड दे विल मूव आउट गिविंग डबल बॉन्ड. क्लियर है? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज कि व्हाट विल बी दिस प्रोडक्ट. तो यहां स्टूडेंट अगेन द रिएक्शन विल बी व्हाट? SN2. एसीटोन लिया है आपने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, सेकेंडरी कार्बन हेलोजन, कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है. सो व्हाट विल हैपन? तो यहां पर इन्वर्जन होगा एंड FH will come over here, isn't it? और हाइड्रोजन जो होगा वो नीचे जाएगा. क्लियर है? हाइड्रोजन विल कम डाउन. एनी कंफ्यूजन? तो हो गया ये क्वेश्चंस. ओके, चलिए अब थोड़े और एक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन सबस्ट्रेट. A lot of noise is there, students. आज माइक पे प्रॉब्लम है, so still please bear with that. I'm trying to manage that. ठीक है, चलिए अभी थोड़ा मैं देखते हैं सबस्ट्रेट के साथ SN1 और SN2 को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So I'm taking some example of substrate and उस substrate के example के साथ ही मैं आपको कुछ SN1 और SN2 के रेट के बारे पूछने वाला हूं, है ना. तो चलिए प्लीज टेक इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो यहां आप देख सकते हैं व्हाट आई हैव गिवन यू सम सबस्ट्रेट एंड आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 इन दिस केस. ऑलरेडी SN1 के लिए वी हैव डन, SN2 के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर. तो एक कॉम्पेरेटिव स्टडी भी हो जा रहा है SN1 और SN2 का, और आपका रिवीजन भी हो जा रहा है ना. सो प्लीज ट्राई इट आउट. चलिए करते जाइए, मेरे साथ साथ करते जाइए. तो सबसे पहले 0 डिग्री मिथिल हैलाइड. सो व्हाट डू यू थिंक, SN1 इस केस में होगा या नहीं होगा? SN1 कब होता है? SN1 के केस में व्हाट हैपेंस? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिसाइड कि वो होगा या नहीं होगा. तो यहां पर ये फेल हो जाता है, isn't it? It fail. और ये यहां पर क्या होगा? एक्सेलेंट होगा, isn't it students? काफी अच्छा होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं है. न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक. Then primary, this is 0 degree, this is 1 degree, 1 degree, again it fails, SN1 fail हो जाएगा and this will be very good, काफी अच्छा होने वाला है. 2 degree में SN1 is okay and SN2 is okay. 3 degree में, 3 degree के केस में SN1 is very good, काफी अच्छा होने वाला है, बट यहां पर इट विल फेल, है ना. अच्छा,
This is a typical example. So 1 degree alpha and beta, but beta have a very bulky group. So what, इस केस में SN1 possible है क्या? इस केस में SN1 possible है क्या? No, it's not possible. यहां फेल हो जाता है. क्यों फेल हो जाता है स्टूडेंट? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनना आसान नहीं है. बट फिर भी आप बोलेंगे सर ये कभी SN1 नहीं दिखाएगा, तो आई विल से नो. अगर आपने यहां पर कुछ Ag, Pb ऐसा हेलोजन स्नैचर ले लिया है तो इट विल फोर्स कार्बोकैटायन टू फॉर्म. समझ रहे क्या? जनरली कार्बोकैटायन फॉर्म होना प्रिफर नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे हैवी मेटल ले लिया है जो कि क्लोरीन के या हेलोजन के लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचने के कारण यहां पर एक डेल प्लस का जनरेशन होगा. वैसे केस में जनरेट होता है. अच्छा, SN2 यहां प्राइमरी दिख रहा है, तो क्या SN2 होगा? अगेन इट फेल्स. व्हाई इट फेल्स? क्योंकि यहां पर बीटा कार्बन में जब बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप हो तो उस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्लियर है ना? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है SN2 में. अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज 1 डिग्री बट बल्कि ग्रुप एट बीटा पोजीशन, है ना? ये एक टिपिकल एग्जांपल है. अब ये है, दिस इज कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड, है ना? एलाइलिक ग्रुप है. तो एलाइलिक के केस में SN1 is very good, isn't it? It's good. And SN2 is also good. SN2 के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अटैक कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा, this is called as vinylic group. अब विनाइलिक में क्या होगा स्टूडेंट? कार्बोकैटायन यहां फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं. सो इट विल फेल. एंड व्हाट अबाउट SN2? अगेन इट फेल, क्योंकि यहां पर तो आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखेगा. अब जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस से कैरेक्टर दिख रहा है तो SN1 या SN2 दोनों से ही हेलोजन का निकल पाना जो होगा वो काफी मुश्किल होगा. अभी दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक. दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड. तो बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 इज एक्सेलेंट. कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो काफी अच्छा फॉर्म होगा, काफी ज्यादा स्टेबलाइज होगा. SN2 इज गुड क्योंकि अभी भी 1 डिग्री है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो SN1 SN2 दोनों ही अच्छा हो सकता है. अच्छा, ये दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. बीटा पे कार्बोनिल ग्रुप SN1 इट फेल्स. क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन अगर फॉर्म हो गया तो इट इज हाईली अनस्टेबल. बट SN2 इज एक्सेलेंट. यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है रेट. क्लियर? काफी अच्छा रेट. ओके, इन दिस केस ये कैसा है स्टूडेंट? ब्रिज हेड. दीज आर द ब्रिज हेड. ब्रिज हेड पे हेलोजन, तो SN1 होगा क्या? कार्बोकैटायन बन सकता है क्या? नहीं. फेल. क्यों फेल भाई? क्यों फेल? क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन बनेगा तो वो स्ट्रक्चर 120 डिग्री, यहां पर 120 डिग्री अगर मेंटेन करने जाएगा तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा स्ट्रक्चर, isn't it? And what about SN2? It will fail because it is 3 डिग्री. यहां एंटर करके करना. Okay students, now in this question what we are discussing कि what will be the SN1 in this case. Can we say this is bridge head? यहां पर ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये कह सकते हैं क्या? नो. व्हाई नॉट? अभी इस बात को समझने का ट्राई करते हैं. तो SN1 में ये 3 डिग्री है एंड इट विल गिव यू SN1, बट फॉर SN2 इट विल फेल बिकॉज इट्स 3 डिग्री. तो यहां ब्रिज हेड नहीं लेना है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई. अब इस बात को समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो मैंने यहां आपको क्या बताने का ट्राई किया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है और आप कह रहे हैं सर यहां x है एंड x इज मूविंग आउट एंड इट इज फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज. अब ये ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं हो सकता, इस बात को समझो. क्योंकि अगर आप कहेंगे ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो ये इट शुड बी 120 डिग्री. अगर ये 120 डिग्री एंड इट हैव कार्बन तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता है, isn't it? समझ रहे? बट इन दिस केस इफ यू सी, अगर आप यहां बात करेंगे स्टूडेंट
तो क्या अगर मेरे पास ये X है तो यहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल है? या इट्स क्वाइट पॉसिबल। ये 120 डिग्री होने के बाद भी इस स्ट्रक्चर को कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट इस केस में यू कैन नॉट हैव कार्बोकेटायन फॉर्म एट दिस प्लेस। देयरफॉर ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो SN1 के लिए नहीं जाएगा, बट दिस विल इजिली गो फॉर SN1। अब SN2 के लिए क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज 3 डिग्री है, 3 डिग्री SN2 के लिए नहीं जाता है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ हाउ टू कंपेयर SN1 एंड SN2। नाउ व्हाट आई वांट कि आप इसको यू पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन, एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। Okay, so students, here I have given you few questions. So what you have to do, you have to find the products of this reaction. So what you do, you pause the video, you take it down and then solve. एक बार solve हो गया, then come back and check out that you have solved it correctly or not. Okay, so your time starts now. Done students? हो गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप देखो तो इस केस में the nucleophile we have is NO2 minus, isn't it? And we have propyl bromide, है ना, N propyl bromide. Now question is कि इस केस में this bromine will be moved out, reaction will be SN2. SN2 reaction होने वाला है, SN1 हो नहीं सकता है क्योंकि बाकी कुछ solvent नहीं दिया गया है, and definitely the nucleophile over here is not that weak, है ना, तो ये अटैक करेगा ना। क्वेश्चन इज कि आपके पास अगर आप नाइट्रेट आयन पे देखेंगे तो आपके पास 2 साइट है अटैक के, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, isn't it? अब O पे ये जो माइनस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रेजोनेंस में है ना, यहां डबल बॉन्ड बनेगा एंड दिस विल कम, दिस नेगेटिव विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीस 2 ऑक्सीजन एटम। तो यहां ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, सो व्हाट डू यू थिंक विच वन विल अटैक कार्बन एटम बेयरिंग ब्रोमीन? कौन अटैक करेगा? तो यहां पर अटैक करने वाला जो रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा, isn't it? ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि नाइट्रोजन विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर, है कि नहीं? एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इट्स नॉट फ्लक्चुएटिंग, और यहां पर रेजोनेंस में जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो कैसा है? रेजोनेंस में। सो नाइट्रोजन विल इजिली गिव इलेक्ट्रॉन। अब सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप यहां देखेंगे, सो वी हैव अगेन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो हु विल गिव? जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो देगा, एंड सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, है ना? सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ओवर हियर। ओके, सिमिलरली थर्ड केस में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, विच वन विल एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? डेफिनेटली सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, एंड यहां पर जो रेजोनेंस है और इस जगह का जो रेजोनेंस है, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा दैट विल बी मच बेटर। तो यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है? अब व्हाट इज दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव 2 लिविंग ग्रुप, क्लोरीन एंड आयोडीन। व्हाट डू यू थिंक विच वन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? सो आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, आयोडीन आसानी से निकल जाएगा और आपके फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरीन रह जाएगा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम किसी को? नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आप बोलेंगे सर यहां तो सबस्ट्रेट दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ है। तो यहां देखो सबस्ट्रेट के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस कार्बन पे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसके ऊपर डेल माइनस और इस कार्बन पे डेल प्लस आएगा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन पे डेल प्लस है, तो इंटरनल रिएक्शन होगा, और जब इंटरनली व्हाट दे विल फॉर्म, आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन, सो 4 कार्बन ये हो गया, और एक नाइट्रोजन ने NHH
नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया है एंड Br माइनस को बाहर निकाला है विद अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा दिस विल रिमूव वन ऑफ द H प्लस एंड आपको यहां एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है? दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में यू हैव NaN3। व्हाट इज दिस NaN3? NaN3, अब NaN3, N3 is called as azide and this is soda azide. Soda is for sodium and N3 is called as azide. What is soda azide? समझते हैं। soda azide is NaN3 minus, Na plus N3 minus। अब ये N3 minus is called as azide group। क्या? इसे अजाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब ये अजाइड ग्रुप कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। दिस विल बी द स्ट्रक्चर Na प्लस N3 माइनस, है ना। अब देख लो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, तो आप एक एक नाइट्रोजन पे अगर करते जाओ सो 1 2 3 4 और 5, उसी तरह इसके पास भी 5 1 2 3 4 5 एंड इसके पास भी 5। अब इन्हें बॉन्ड बनाना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, है ना। ये एक बॉन्ड बन गया। अभी ये एक बॉन्ड बन गया, अब इसे इसके पास अब इनको भी बॉन्ड बनाना है ना, इसे भी बॉन्ड बनाना है। अब ये कैसे करेगा? तो अब देखो N3 माइनस, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दिस इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट इज कमिंग टू वन ऑफ द नाइट्रोजन, है ना। तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या करेंगे, यहां इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ये जैसे आपने डबल बॉन्ड बनाए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास था तो नेगेटिव चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अभी इसके पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। अब ये यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सो दिस इज N3 माइनस, दिस इज कॉल्ड अजाइड। क्लियर हो गया? अब ये बार बार दिखेगा तो आपको अजाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज अजाइड, वन ऑफ द नाइट्रोजन एटम विल हैव नेगेटिव चार्ज। अब अजाइड इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इट हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप दिख रहा होगा, है ना। तो अजाइड क्या करेगा? अजाइड विल गो, अब इस जगह पे प्रोडक्ट विल बी व्हाट? CH3N3 प्लस NaCl। ठीक है, तो अजाइड में इंट्रोड्यूस किया यहां पर बिकॉज अजाइड विल कम नाउ एंड देन। बार बार आपको अजाइड ग्रुप मिलेगा और अजाइड ग्रुप में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जिस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा दैट नाइट्रोजन एटम विल एक्ट एज अ व्हाट? दैट नाइट्रोजन एटम विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये एक सोडा अजाइड है। अब इसी तरह का एक और आपको मॉलिक्यूल आगे मिलने वाला है ऑर्गेनिक में, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोइक एसिड। सोडियम के जगह अगर ये हाइड्रोजन से अगर इसने बॉन्ड बना के रखा, ये नेगेटिव H+ लेके आ जाओ और इसके साथ बॉन्ड बना दो, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। तो ये याद रख लीजिए, हाइड्राजोइक एसिड। तो अगर ये कहीं मिले आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्राजोइक एसिड के टाइम पे कैन यू टेल मी विच वन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट? न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह कौन बिहेव करेगा? दिस नाइट्रोजन। जब नेगेटिव चार्ज है तो इट्स वेरी क्लियर, नेगेटिव चार्ज के टाइम पे जिस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, isn't it? नाउ हाइड्राजोइक एसिड के टाइम पे which will act as a न्यूक्लियोफिलिक साइट? द नाइट्रोजन बेरिंग हाइड्रोजन। क्यों? ये जैसे लोन पेयर जनरेट करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म पे बाहर निकल सकता है। जबकि इस केस में अगर ये देगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन। जब ये पुल करेगा, अब इस नाइट्रोजन से ये पुल कर नहीं सकता। सो दिस विल अ बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये क्लियर है? तो 2 चीजें आपको मिलने वाली है, एक तो अजाइड मिलने वाला है और एक हाइड्रोजोइक एसिड मिलने वाला है। डेफिनेटली ये आगे चल के कुछ रिएक्शंस में आपको डायरेक्ट दिखेंगे, बट यू नो बिकॉज यहां पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये दोनों एंटिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया इस क्वेश्चन
के थ्रू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा, CH3SH प्लस CN माइनस, है ना। SH माइनस आएगा, अटैक करेगा, CN बाहर निकलेगा। बट इन दिस केस देयर इज नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि SN2 में या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब यहां पर डेफिनेटली जो रिएक्शन हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिथिल साइनाइड है और आप HCN डाल रहे हैं। अगर रिएक्शन होगा भी तो SN2 ही हो सकता है ना, SN1 की पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब साइनाइड को हटा के आप SH माइनस ऐड कर रहे हैं, तो आप समझो दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप। अब ये अगर आप देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे, सो दिस लिविंग ग्रुप इज CN माइनस एंड इनकमिंग ग्रुप इज SH माइनस। तो कैन यू टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल? SH माइनस ज्यादा स्टेबल है या CN माइनस ज्यादा स्टेबल है? तो ये कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसका कॉन्जुगेट एसिड ले लीजिए। तो ये HS माइनस किससे बन सकता है? H2S से, और ये किससे बनेगा? HCN से, है ना। तो H2S और HCN, अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लीजिए। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका कॉन्जुगेट उतना वीक होगा। क्लियर है? तो H2S और HCN में इफ यू सी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2S, इसका pKa वैल्यू कम है, इज मोर एसिडिक। तो अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, अब एसिडिक स्ट्रेंथ pKa वैल्यू मैंने स्टूडेंट आपको एक पूरा टेबल दिया हुआ है, वहां पर हमने काफी ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ना। And HCN is not that strong acid. So acidic strength of H2S is greater than HCN. अगर ये है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा that will be HS माइनस और इसका जो कॉन्जुगेट होगा CN माइनस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट जो होता है वो वीक होता है ना। अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस है तो इसके अटैक करके इसे वीक अटैक करके स्ट्रॉन्ग बेस निकाले, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो इस जगह पे नो रिएक्शन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो एक बात याद रखो कि जब कभी आप SN2 रिएक्शन करवाते हैं, आपका RLG लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर बेस है, ये ज्यादा अनस्टेबल है और निकलने वाला ज्यादा स्टेबल है। रिएक्शन हमेशा से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो अगर अनस्टेबल एंटिटी एंटर कर रहा है और स्टेबल एंटिटी बाहर निकल रहा है, तभी रिएक्शन होगा। तो एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालना चाहिए। अगर निकलने वाला जो लिविंग ग्रुप है वही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, निकलने वाला क्या है? CN माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन H2S। अगर स्ट्रॉन्गर है तो डेफिनेटली ये अगर रिएक्शन हुआ तो वापस से रिवर्सिबल होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो इन दिस केस नो रिएक्शन। यहां पर कुछ लोगों ने मिस्टेक किया हो सकता है, तो प्लीज करेक्ट कीजिए इसको। ओके, यहां पर फिर से लास्ट इज Na प्लस I माइनस। सो I माइनस विल कम एंड अटैक ऑन दिस मिथिल ग्रुप एंड दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो उसे बाहर निकाल देगा और बन जाएगा MEI। क्लियर? डन? डन स्टूडेंट्स? चलिए, तो अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लिखना चाहते हैं तो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो वी हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2। सबस्ट्रेट के बेसिस से कैसे डिसाइड करेंगे कि SN1 होगा या SN2 होगा, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड लॉट ऑफ कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड। SN1 और SN2 भी काफी डिटेल में डिस्कशन किया। अब मैं आपको यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज पे योर अटेंशन। देखो स्टूडेंट, हमने देखा था कि SN1 के टाइम पे हमने देखा था कि जब कभी SN1 होता है तो बेसिकली SN1 जब कभी होगा तो लिविंग ग्रुप निकल के देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
अब जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एंड देन न्यूक्लियोफाइल कम्स। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है स्टूडेंट, क्योंकि दिस इज प्लेनर और एम्प्टी ऑर्बिटल अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सेम है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते समय अगर मैं इसे लेट्स चलिए इसके स्टीरियो केमिस्ट्री पे थोड़ा बात कर लेते हैं। लेट इट बी Lg, लेट इट बी CS3, लेट इट बी C2H5 और ये छोटा सा हाइड्रोजन पीछे है ना। अब जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा Lg बाहर निकलने के बाद, और जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो ये बन जाएगा आपका प्लेनर, है ना, ये बन जाएगा प्लेनर। अब न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है। आप अज्यूम कर लो कि ये CS3 है, ये बीच में कार्बन है, C2H5 इधर है और हाइड्रोजन इधर है। अब न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उधर से भी अटैक कर सकता है और इवन इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड, है ना। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर पॉसिबल आपको होंगे। एक जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो एक तो ये मिलेगा स्टूडेंट्स, जिस केस में जो पहला कॉन्फ़िगरेशन था वो मेंटेन हो जाएगा और दूसरे में जो कॉन्फ़िगरेशन था उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। क्लियर है? यहां C2H5 और यहां हाइड्रोजन। अब ये दोनों होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50% जनरली होती है ना। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, दोनों ही जगह से अटैक कर सकता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो चलो मान लेते हैं इस जगह पे मेरा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन और इनकमिंग ग्रुप है मेरा वाटर मॉलिक्यूल H2O, है ना। तो फाइनली मुझे जो मिलने वाला है वो OH मिलेगा और यहां पर मुझे OH मिलेगा। मैंने एग्जैक्टली इसलिए दे दिया ताकि आप ये भी डिसाइड कर सको कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो स्टूडेंट ये जो केस है अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 दिस इज क्लॉकवाइज देयरफॉर दिस इज R। अब यही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी मेंटेन होगा, ये R होगा एंड दिस विल बी S, ये उल्टा एग्जैक्टली, है ना। तो हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि SN1 के केस में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है ना, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, isn't it? रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। अगर आपने R लिया है तो भी आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिलेगा, अगर आपने S लिया है तो भी आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही मिलेगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर ये तो हमने डिस्कस किया है, व्हाट्स न्यू अबाउट दिस? अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जो ध्यान से समझिए कि SN1 रिएक्शन इज रेसिमाइजेशन, बट रेसिमाइजेशन परसेंटेज इज अबाउट 95% to 80%, and this is generally have or accompanied with, this is generally accompanied with excess inversion, that is 5% to 20%। अब ये नया टर्म जो आ रहा है मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि SN1 के केस में रेसिमाइजेशन का जो परसेंटेज होता है, रेसिमाइजेशन जो होता है वो 80 to 95% होता है और एक्सेस इन्वर्जन होता है 20 to 5%। What does it mean? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। It's very important. It's a very important concept कि 100% रेसिमाइजेशन जनरली नहीं पाया जाता है। SN1 के केस में जनरली जो मैंने आपको पहले बताया था
कि रेसिमाइजेशन होता है, मैंने रेसिमाइजेशन तक बताया था, मैंने ना परसेंटेज पे बात नहीं किया था। तो रेसिमाइजेशन का मतलब 50% ये और 50% ये, ऐसा हमें पता है। बट एक्चुअली ये 50-50% नहीं होता है, बोल रहा है जो रिटेंशन है, रेसिमाइजेशन है वो 95 to 80% है, एंड देयर इज इट इज accompanied with excess inversion। जो इन्वर्जन होगा, अगर आपने R लिया है तो S जो बन रहा है उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होगा, दैट विल बी बिटवीन 5 to 20%। रेसिमाइजेशन जो होगा वो 80 to 95% होगा, और एक्सेस इन्वर्जन जो होगा वो 5 to 20% के बीच में होता है। मतलब इन्वर्जन ज्यादा होगा और रिटेंशन कब होगा, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। retention of configuration, and this is called inversion of configuration। अब क्योंकि रिटेंशन और इन्वर्जन अगर 50-50% है तो मैं ऐसे केस को रेसिमाइजेशन बोलता हूं। जितना जो स्ट्रक्चर पहले का था वो 50% और उसका अपोजिट 50% आ गया, तो दिस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। बट दे आर सेइंग रेसिमाइजेशन 100% नहीं होता है, रेसिमाइजेशन जनरली 95 to 80% के बीच में होता है। तो रेसिमाइजेशन 100% नहीं होता है तो क्या होता है, तो बोलता है देयर इज एन एक्सेस ऑफ इन्वर्जन एंड इन्वर्जन इज अराउंड 5 to 20%। अब ये क्यों होता है, इस बात को समझने का हम ट्राई करते हैं, है ना, इस बात को समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि 100% कन्वर्जन 100% रेसिमाइजेशन नहीं होगा, ये 50% और ये 50% नहीं होगा। हो सकता है ये 40 ये 60 हो सकता है ये 45 और ये 55 हो, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। अब एक्सेस में इन्वर्जन जो है वही एक्सेस में होता है। अब एक्सेस में इन्वर्जन ही क्यों होता है, रिटेंशन एक्सेस में क्यों नहीं होता है, इस बात को समझने का चलो ट्राई करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट इस बात को समझने का ट्राई करते हैं कि एक्सेस इन्वर्जन क्यों होता है और 100% रेसिमाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। तो चलो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दिस CH3 इज द ब्लू मार्कर, है ना। ये जो छोटा सा हाइड्रोजन है, मैं क्या करता हूं, ये छोटा वाला हाइड्रोजन इज दिस ब्लैक पेन, स्मॉल ब्लैक पेन इज हाइड्रोजन, एंड ये दिस ब्लैक जो ब्लैक मार्कर है दिस इज C2H5, ये क्लियर हो गया। एंड दिस इज माय क्लोरीन, ये जो रेड मेरा पेन है, होपफुली आपको कैमरा में समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई हैव टेकन। तो मैंने एक ब्लैक मार्कर लिया है जिसे मैं C2H5 बोल रहा हूं, मैंने एक ब्लू मार्कर लिया है जिसे मैं CH3 बोल रहा हूं, एक ब्लैक पेन लिया है जिसे मैं हाइड्रोजन बोल रहा हूं छोटा, और ये रेड इज क्लोरीन, है ना। अब जब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब SN1 होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप टूट के निकलेगा। अब जैसे ये लिविंग ग्रुप टूट के निकलेगा, जो इसकी ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्लेनर स्ट्रक्चर। ये टूट के निकल गया। अब हमें लग रहा है ये टूट के निकल गया। अब न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया, चलो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर इधर से अटैक किया तो फिर से ये जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जहां से Cl जा रहा है वहीं हमारा न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो इस केस में दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक किया तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अगर ये दोनों 50-50% है देन वी कॉल इट एज रेसिमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर है, दोनों बराबर है, रेसिमाइजेशन मतलब बराबर 50-50%, है ना। अब बोल रहा है ये 50-50% नहीं होता है। अब इस बात को समझने का ट्राई करते हैं ये 50-50% क्यों नहीं होता है। अब मान लेते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा है। अब जब निकल रहा है तो ये Cl- है, Cl- है और यहां कार्बोकैटायन आ गया है। मान लिया ये जो मेरा लिविंग ग्रुप है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो उतना स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबल नहीं है तो निकलते निकलते इसको समय लगेगा। तो तब तक क्या करेगा, अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये आसानी से निकल के इसके दूर चला जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इसके फील्ड में ही रहेगा। समझ रहे, इस कार्बोकैटायन के अराउंड ही घूमता रहेगा, इसके अगल बगल ही रहेगा। हां, इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा लेकिन ये इसके फील्ड में रहेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने का ट्राई करेगा इसके साइड से, समझो
जब ऑलरेडी एक क्लोरीन एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, अब न्यूक्लियोफाइल जब इधर से आना चाहेगा तो वो क्लोरीन उसको थोड़ा रोकेगा, isn't it? बट अपोजिट साइड से ऐसा कुछ भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से लिविंग ग्रुप इधर से निकल रहा है, तो जब इधर से निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच होने में थोड़ा दिक्कत है, बट बैक साइड अटैक इज वेरी सिंपल। तो जब तक यहां अगर 10 अटैक हुआ है तो शायद तब तक इधर 12 या 15 अटैक हो जाए, समझ रहे? तो ऐसे केस में जो इन्वर्जन का रेट है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रिटेंशन। तो इन्वर्जन जो होगा वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा और जो रिटेंशन रहेगा वो उससे थोड़ा कम रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? तो इन्वर्जन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू रिटेंशन। अगर मैंने कहा, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम सेइंग कि मेरा 95% रेसिमाइजेशन है, अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इस टर्म को समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैंने कहा 95% रेसिमाइजेशन है तो व्हाट डज इट मीन? अगर मैंने कहा 95% रेसिमाइजेशन है, मतलब जो प्रोडक्ट बने हैं उसके 95% पार्ट जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। तो 95% रेसिमिक है, इसका मतलब उसका हाफ, दैट इज 95 के लिए कितना हो जाएगा? 47.5% आपको आर फॉर्म रहेगा एंड 47.5% आपका एस फॉर्म रहेगा। जितना रेसिमाइजेशन हुआ है उसका 50-50% कर दीजिए आर और एस। क्लियर है? तो 47.5 एंड 47.5 इसको ऐड करने पे यू विल गेट 95। तो टोटल का 95 हो गया एंड 5% जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? एस फॉर्म है। तो आपने आर लिया था तो आर कितना हो गया? एक्चुअली आर देखा जाए तो you will be getting just 47.5% R and you will be getting 52.5% of S. So there is an excess of S. So this is called as 95% रेसिमाइजेशन। Why 95? क्योंकि exactly 47.5 को R को कैंसिल कितना करेगा? 47.5% of S, और जो बचा हुआ रह जाएगा मैं उसे बोलूंगा एक्सेस इन्वर्जन हुआ पार्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट? अच्छा, अगर मैंने कहा 80% रेसिमाइजेशन हुआ है तो हाउ टू राइट दिस? 80% मींस 40% R, 40% S। क्लियर है? तो ये मिला के 80% हो गया, तो 20% बचा हुआ 20% इज S, इन्वर्जन वाला। अगर आपने R लिया है तो S, अगर आपने S लिया होता तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म R मिलता, एक्स्ट्रा 20%। क्लियर है? इफ आई एम सेइंग 90% in रेसिमाइजेशन, 90% रेसिमाइजेशन मींस व्हाट? 90% मींस 45% R एंड 45% S, और 10% जो एक्स्ट्रा है दैट इज व्हाट? इन्वर्टेड फॉर्म। अगर आपने R से स्टार्ट किया था तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ S। क्लियर है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि SN1 के केस में वी डोंट हैव 100% रेसिमाइजेशन, रादर रेसिमाइजेशन का परसेंटेज जो है वो 80 to 95% के बीच में होता है। तो अगर 80% रेसिमाइजेशन तो 20% एक्सेस इन्वर्जन, अगर 95% रेसिमाइजेशन तो 5% एक्सेस इन्वर्जन। तो ये रेंज कहीं भी वेरी कर सकता है। क्लियर है? तो SN1 के केस में वी डोंट हैव 100% रेसिमाइजेशन, रादर वी हैव रेसिमाइजेशन accompanied with excess inversion. अब इस पे we will solve few question based on this in next class। ठीक है? तो anyway student, I think आज का क्लास काफी लंबा 50 मिनट्स के आसपास का हो गया, so we'll stop over here and कल we will solve few question based on this and आज मैं आपको SN1 SN2 पे 2 DPPs देने वाला हूं। try to solve it, take time, 2 दिन का समय लीजिए, 3 दिन का समय लीजिए, बट आसानी से सॉल्व कीजिए एंड ask as many questions you can ask। आप जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन पूछना इसका मतलब आप पढ़ रहे, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे। क्लियर है? सो टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।